हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जब हम ये टर्म देखते हैं एग्जीक्यूटिव, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव वो होता है जो चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, जो चीज़ें एक्चुअली करता है ना, उसे ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो लॉज लेजिस्लेचर में ऑलरेडी बन चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कराना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब चाहे जितने भी मिनिस्टर्स हों, जितने भी फंक्शनरीज हों, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों, जो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कराती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट कराता है, उन्हें ही हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। ठीक है, विल मूव अहेड एंड सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो देखो, इट इज टेकन टू मीन ऑल द फंक्शनरीज, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स एंड परमानेंट non-political civil servants who are concerned with the execution of laws and running of the administration of the state. They are called the executives. ठीक है, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन का सही से फंक्शन करने में, सही से इम्प्लीमेंट कराने में, उन्हें ही हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। मूविंग अहेड, देखो इन मॉडर्न टाइम्स, अगर आप आज का सिनेरियो कंसिडर करो, तो जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही हमारा एग्जीक्यूटिव फॉर्म करता है। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है? मिनिस्टर्स। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव से मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये दोनों मिल के जो हैं आज का हमारा एग्जीक्यूटिव, मॉडर्न टाइम्स का एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। कूल। अब हम देखेंगे कि फिलोसोफर्स ने क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, बिकॉज ये हमारा रूल है, राइट, कि हम एक डेफिनेशन खुद से समझते हैं और एक याद करते हैं। तो लेट्स सी गिलक्रिस्ट का जो डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है कि द एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which carries out or executes the will of the people as formulated in the law. It is the pivot around which the actual administration of all state resolves. Basically, इनका क्या कहना है? इनका भी वही कहना है कि अब जो लॉज है, लॉज बेसिकली क्यों बनते हैं? लोगों के लिए बनते हैं, जनता के लिए। जनता को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक लॉ आता है, राइट? उनकी डिमांड्स, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए एक लॉ आता है। तो उसी जनता के विल का जो वो लॉ होता है, उसको जो एग्जीक्यूट कराती है, दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मूविंग अहेड, द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस, रन्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो हमारे ये ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते। दे जस्ट गिव एन एग्जाम, दे गेट क्वालिफाइड, दे गेट पास्ड एंड देन वो बन जाते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो जो ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये यही देखते हैं। और किसके सुपरविजन में देखते हैं? इनके ऊपर कौन बैठा रहता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इलेक्शंस होती हैं तो वो चेंज हो जाएगा, तो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है ये चीज़, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो। ठीक है, मिनिस्टर्स आर द एमेचर्स एंड देयर फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड गेट दीज इन्फोर्स्ड बाय द सिविल सर्वेंट्स. The political executives heads the government. Each minister is in charge for department of the government. Basically, देखो, एक तो पहली बात तो इनका एक फिक्स टर्म होता है, या तो 4 साल के लिए रहते हैं या 5 साल के लिए रहते हैं, फिर इलेक्शंस होती है, वापस से कोई नया आता है। ठीक है, या फिर यही वापस से इलेक्ट होते हैं, जो भी है, इनका एक फिक्स टर्म होता है, ये परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, टेम्पररी होते हैं। बट इनके पास क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है जो जनता के लिए ये बनाना चाहते हैं, मतलब जो जनता को जिस चीज़ की नीड है उसके लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह, जो फॉर्मुलेशन है पॉलिसीज़ का, वो यही करते हैं। बट फिर उसको जो है इन्फोर्स, मतलब इम्प्लीमेंट, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं। कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, कोई ना कोई, किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में
वो हेड होते ही होते हैं, जो ये मिनिस्टर्स होते हैं वो, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पहली बात तो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो इनका डिसीजन भी जो है वो बायस नहीं होगा, बहुत अनबायस्ड डिसीजंस लेते हैं ये। वाई? बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं आते, तो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होते हैं, लंबे टेन्योर के लिए होते हैं, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि तुम बस 5 या 4 साल के लिए हो, जब तक ये रिटायर नहीं होंगे तब तक ये हैं पोजीशन पे अपने, इसलिए तो इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये जाते हैं, दे टेंडर एक्सपर्ट एडवाइस एंड ओपिनियन एज वेल एज कलेक्ट, क्लासिफाई, रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट डेटा टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द लैटर टेक्स ऑल द डिसीजंस। बेसिकली अब देखो, ऑन ग्राउंड कौन है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑन ग्राउंड पावर में कौन है, ऑन ग्राउंड कुर्सी पे कौन है, दीज ब्यूरोक्रेट्स, दीज सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ये है ना, लोग आम जनता से डे टू डे बातचीत कौन कर रहा है, डे टू डे डील कौन कर रहा है उनके प्रॉब्लम्स के साथ, सिविल सर्वेंट्स। तो उन्हें ज़्यादा पता है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम क्या है, राइट। उन्हें ज़्यादा पता है कि लोगों की नीड्स क्या है, लोगों की डिमांड्स क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो ये क्या करते हैं, ये फिर प्लस और एक चीज़ और एक फैक्टर है कि इनके पास नॉलेज ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ये पढ़ लिख के उस पोजीशन पे आए हैं, राइट। एक एग्जाम दे के आए हैं, तो ये बेटर समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये एक तरह से एडवाइस करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें, कि देखो ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी नीड्स है, ये चीज़ें हैं, और आपको ऐसा, अगर आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, अगर आपको पॉलिसी बनानी है, तो आप ऐसा 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 करो, ठीक है, बिकॉज ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव करती है। और क्या एज है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का सर्व करने का? 55 या 60 ईयर्स। उनको फिक्स्ड सैलरी भी मिलती है, और इसमें भी हायरार्की होती है, कोई ग्रेटर लेवल पे होता है, कोई थोड़ा उससे नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये चीज़ बहुत कॉमन सुना होगा आपने, अगर आप यूट्यूब वगैरह ज़्यादा स्क्रॉल करते हो और यूपीएससी के बारे में देखते हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, राइट। उसके ऊपर भी सेक्रेटरी होता है, राइट। तो वहाँ पे भी हायरार्की होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस क्या है, जस्ट अ सेकेंड, डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला डिफरेंस तो यही है कि ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं, ठीक है। और जितने भी पॉलिसीज़, जितने भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे एग्जीक्यूट करते हैं सिविल सर्वेंट्स। दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक पॉलिटिकल कैरेक्टर और नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ये मिनिस्टर्स हैं, ये किसी न किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब जितना भी डिसीजन मेकिंग है या किसी पॉलिसी को बनाना है, ये सारा किसका काम है? मिनिस्टर्स का, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि देखो भैया ये प्रॉब्लम है, आप अगर कुछ कर भी रहे हो, कोई डिसीजन ले भी रहे हो, तो ये सबको आप ध्यान में रखना, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिर्फ उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और एडवाइस करता है। बाकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारा कुछ है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ही है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। क्यों अकाउंटेबल? देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, राइट। जनता की नज़र में तो भैया नेता ही है ना, जो नेता है वही तो है जनता की नज़र में कि भैया हमने आपको इलेक्ट किया, आप हमारे लिए काम करो, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर डिसीजन वो लेता है, एक पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर लेता है, तो अगर वो गलत डिसीजन लेता है तो जनता उसे गाली देगी, क्योंकि ही इज अकाउंटेबल टू द कॉमन पब्लिक और द पब्लिक, जो भी कह रहे हो, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ अमेच्योर, सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपर्ट्स। बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हो। ऐसा हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड, वेल एडुकेटेड ना हो, राइट। ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। तो इट कैन हैपन दैट
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो नेता या मिनिस्टर है उसने इतनी पढ़ाई ना करी हो, इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड ना हो। बट ऑन द अदर हैंड ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये हाईली एजुकेटेड होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ये आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं। इनके अपॉइंटमेंट के पहले भी इनकी ट्रेनिंग भी होती है, एग्जाम ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग भी, इनको ट्रेन भी किया जाता है। सो दे आर हाईली एडुकेटेड एंड हाईली स्किल्ड इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का शॉर्ट टेन्योर होता है। नेता जो भी होती है, नेता वगैरह जो भी मिनिस्टर्स हैं, 4 या 5 साल के लिए ही होते हैं, फिर इलेक्शंस वापस होती है। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती तब तक वो अपने पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेन्योर होता है उनका। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। पहला तो पॉलिसी मेकिंग। ऑब्वियसली अब डेवलपमेंट, लोगों की, जनता के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन से पॉलिसीज लाने, क्या करना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वो चीज़ जो है एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है कि जनता के लिए ये चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाती है, ठीक है। दूसरा इम्प्लीमेंट करती है लॉज को भी और पॉलिसीज़ को भी, उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करती है। सिर्फ सोचना या सिर्फ सोच विचार करना, डिस्कशन करना ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव ही करती है। अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस। अब देखो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट, वो भी एक एग्जीक्यूटिव ही है। वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और हाई कोर्ट्स के होते हैं, एम्बेसडर्स को, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको जो है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राइट। जो सिविल सर्विस में भी मेंबर्स हैं वो, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करता है। ट्रीटी मेकिंग फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो कह लो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर है एग्जीक्यूटिव के पास कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ट्रीटी साइन करना है, कौन सा ट्रीटी साइन नहीं करना है। किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई ट्रीटी साइन करना है तो ये एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस, वॉर, पीस फंक्शंस। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब देखो, जो स्टेट का, जो एक कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही आपका जो है सुप्रीम कमांडर भी है। किसका? आर्म्ड फोर्सेस का। आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी वही होता है, ठीक है। और डिफेंस, वॉर, पीस फंक्शन में क्या क्या डिसीजंस वगैरह है वो एग्जीक्यूटिव्स ही लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी मेकिंग और फॉरेन रिलेशंस में भी जो डिसीजंस है, जो फॉरेन पॉलिसी है एक पर्टिकुलर कंट्री की, जो फॉरेन रिलेशंस है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो भी डिसीजन एग्जीक्यूटिव ही लेता है। लॉ मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी देखो, द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बिकम लॉज ओनली आफ्टर दे आर साइंड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। और जब तक हेड ऑफ द स्टेट विच इज़ द प्रेसिडेंट, जब तक वो उसको साइन नहीं कर देता है, जो भी बिल्स लेजिस्लेचर पास करे, जब तक वो प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है, प्रेसिडेंट इज द रियल इज द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट, राइट। हेड ऑफ द स्टेट है वो एग्जीक्यूटिव है, तो जब तक वो साइन नहीं कर रहा है तब तक वो बिल जो है पास नहीं होगा। तो लॉ मेकिंग में भी काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है एग्जीक्यूटिव का। फाइनेंशियल फंक्शंस वगैरह में भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बजट को बनाए, ठीक है, बजट को बनाए। उसके बाद जो भी लेजिस्लेचर में मनी रिक्वायर्ड, मतलब जो भी इट एक्चुअली कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स द मनी एज सैंक्शन बाय द लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर कहती है कि हाँ ये पैसा यहाँ स्पेंड होने हैं या जो भी कलेक्ट होने हैं, तो वो कलेक्ट करती है वहाँ से पैसे, ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च करने, कहाँ से कितने कलेक्ट करने, ये सारा काम इनका ही होता है। Law making under the system of delegated legislation. The system of delegated legislation, a big development of our times, has considerably increased the law making role of the executive. Under the system, the legislature delegates a large amount of its law making powers to the executive. Basically क्या होता है कि legislature के पास ये power है ना कि वो law making, मतलब वो law बनाए basically, right? But delegated legislature के अंदर क्या होता है कि legislature जो है वो अपना बहुत ज़्यादा काम जो है लॉ मेकिंग का काम वो एग्जीक्यूटिव को हैंड ओवर कर देता है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो भी टाइटल्स है, ऑनर्स है, डिफेंस में जैसे आपने देखा कैप्टन और मेजर, ये सारा जो है ये भी एग्जीक्यूटिव ही करती है। जुडिशियल फंक्शंस आप देख लो, जो जज का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, जजेस वगैरह का जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो भी एग्जीक्यूटिव ही करती है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो अब देखो, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दे रही हूँ जो कि आप नोट डाउन कर लो। प्रेसिडेंट जो होता है
प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, NH, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव या फिर रियल हेड कह लो, जो भी। रियल एग्जीक्यूटिव आपका प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, रियल एग्जीक्यूटिव एंड इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल सेंटर ऑफ पावर, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड। हाँ, प्रेसिडेंट बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया सैलिएंट फीचर्स। फीचर्स अब हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, nominal executive head of the state, while the council of ministers headed by the prime minister is the real executive। अभी मैंने आपको चीज बोली, ठीक है। President acts under the advice of the prime minister and council of ministers। आर्टिकल 53 में ये पावर दी गई है, vests the executive powers of the union in the president। देखो आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा ये सारे पावर का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके एडवाइस पे करता है। ऑल्दो पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सारे एग्जीक्यूटिव चीज़ें जो है वो खुद हैंडल करे, बट फिर भी वो एडवाइस लेता है प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होती है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एक बार राय विचार करता है, ठीक है, इसलिए क्लोज रिलेशनशिप है। ओके, 44th अमेंडमेंट एंड इट हैज गिवन, ओके लेट्स रीड, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस टेंडर्ड टू हिम ईदर जनरली और अदरवाइज, बट द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द रिकंसिडर्ड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उसको एडवाइस लेना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से या नहीं लेना है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से तो उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी। अगर देखो प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस लिया है तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट द रिकंसिडर्ड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर उसने एक बार रिजेक्ट कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस उसको एडवाइस किया है तो उसको रिकंसिडर करना ही होगा। ये एक्चुअली ये प्रोविजन है 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर से वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि आप हमारे एडवाइस को रिकंसिडर करो, तो करना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में भी क्लोज रिलेशनशिप होती है। द इंडियन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड्स फॉर अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पार्लियामेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is formed by the party or the coalition group which enjoys the support of majority in the Lok Sabha. Every minister, including the Prime Minister, has to be a member of either house of the Parliament. If a non-member is made a minister or the Prime Minister, he has to secure within 6 months a seat in the house, following which he cannot continue his office. बेसिकली वही चीज़ है, पार्लियामेंट जो होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है उसमें काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो मेजॉरिटी पार्टी से ही आती है। पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी पार्टी, लोकसभा का जो मेजॉरिटी पार्टी है वहीं से तो आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आता है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा आता है मेंबर जो कि मेजॉरिटी पार्टी से नहीं है, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है और 6 महीने के टाइम में उसको एक सीट सिक्योर करना पड़ेगा हाउस में। अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर द लोकसभा, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने पार्लियामेंट्री जब हम वो पढ़ रहे थे ना, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब हमने ये चीज़ कवर किया था, ठीक है। किस तरीके से कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, राइट। बिफोर द लोकसभा सेम ही चीज़ है, बस यही है कि यहाँ पे लोकसभा आ जाएगा पिक्चर में। लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। Each minister is responsible and accountable before the Lok Sabha for all the acts and of omissions and commissions of the department which the heads or is attached to। अब देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी पार्टी से ही आ रहे हैं लोकसभा के, ऑब्वियसली कोई भी काम करेंगे, अगर गलत करेंगे सही करेंगे वो अकाउंटेबल होंगे, उनको बोलना पड़ेगा, लोकसभा उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, दे आर अकाउंटेबल टू द लोकसभा। और जिस भी डिपार्टमेंट, मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंसान, रमेश इज द हेड ऑफ अ सर्टेन डिपार्टमेंट, राइट, और उसने कुछ ऐसा घोटाला कर दिया, तो
he is accountable, he will be held accountable, right? लोकसभा will tell कि भैया तुमने ऐसा क्यों करा, he will be held accountable for that. तो ये चीज़ है, ठीक है. उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा. कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होता है. अब आप एक टीम में हो, किसी एक ने कुछ करा, किसी दो ने कुछ करा, तो ऑब्वियसली पूरी टीम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ों के लिए. मैंने जब मैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पढ़ा रही तब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राइट. अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 75(3) of the Constitution clearly lays down that the Council of Ministers shall be collectively responsible before the House of the People. House of the People here refers to Lok Sabha, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से. कौन से आर्टिकल में क्या है, अगर आपको लग रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डू नोट देम डाउन इन अ सर्टेन पेज और अ सर्टेन डायरी. एक अलग से आप बना लो जहाँ पे आप नोट करते जाओ. सारे डेट, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. आई वुड से अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो जब ऐसा कुछ आंसर आपको लिखने का ऐसा आएगा कि हाँ ठीक है आपको कोई आंसर लिखना है इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो आप इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, है ना, ठीक है. तो यू कैन डू दैट. तो उस वे में आपको खुद डिड्यूस करना है कि कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. All the ministers are collectively bound by each decision or policy of the cabinet. उसके बाद एक और चीज़ है that in case the parliament rejects any policy or budget or any measure for legislation initiated by the cabinet or passes a cut motion or censure motion or no confidence motion against the council of ministers or against its head, the prime minister, the entire council of ministers resign. अब मान लो कैबिनेट ने कोई ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई ऐसा कट मोशन या कोई ऐसा सेंसर मोशन डाल दिया किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना होता, बल्कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर सबको रिजाइन करना पड़ता है. किसी एक के खिलाफ भी अगर सेंसर मोशन, कट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो सबको रिजाइन करना पड़ता है. ये चीज़ होती है, ठीक है. दिस इज देयर. तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. द राइट ऑफ द एमपीज टू पुट क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स. The right of the MPs to use their privileges for getting information from and for exercising control over the ministers. The power to pass adjournment motion, cut motion, call attention motion, censor motion or confidence motion. The power to reject budget or taxation proposal or a policy or measure of law making or any decision of the council of ministers. Basically parliament के पास ये right है. तो पहले तो यही right हो जाता है कि cut motion, censor motion, adjournment motion, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, राइट. एमपीज़ के पास भी ये राइट होता है कि वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सके. वो अगर कोई भी एक गलती कर रही है मिनिस्टर, तो एमपी के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो उससे क्वेश्चन करे कि भैया तुमने ये क्यों किया, तुम ये क्यों कर रहे हो, ठीक है. एमपीज़ के पास ये भी राइट होता है कि वो अपनी प्रिविलेज का इस्तेमाल करे ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले. जो भी मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, अगर क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब जो भी पावर है उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ये इन्फॉर्मेशन जो है एमपीज़ निकाल सकती है. दे हैव द राइट, ठीक है. अब फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द मेजॉरिटी पार्टी और ग्रुप इन लोकसभा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेजॉरिटी पार्टी जो है वहीं से बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज व्हील्स विद इन अ व्हील. ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था. मैंने आपको बताया था व्हील्स विद इन अ व्हील क्या होता है, ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ जाके चेक कर लेना. मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि व्हील्स विद इन अ व्हील क्या होता है, ठीक है. कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने होते हैं? 15 से 20 होते हैं. इनके पास पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, ठीक है. उसके बाद मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ईदर होल्ड्स अ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ स्मॉल डिपार्टमेंट और इज अटैच्ड टू अ कैबिनेट मिनिस्टर. अब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको या तो अपना एक छोटा सा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है या फिर किसी दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है कि तुम और वो साथ में काम करो, ठीक है. डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी का मतलब ये है कि
उस किसी मिनिस्टर्स के अंडर, तो एक तरह से हेल्पिंग मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो हेल्पिंग मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डेप्यूटी मिनिस्टर्स कहते हैं। उनको कोई ऐसा इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो बस हेल्प करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू हैव और हैव नॉट अ डेप्यूटी मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि मुझे भैया चाहिए कि नहीं चाहिए डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये ना ही मिनिस्टर्स होते हैं, ना ही इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क असाइन किया जाता है। इनका काम क्या होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट में उनको हेल्प करना, ठीक है, और इनको सैलरीज नहीं मिलती है। द ऑफिस ऑफ अ पार्लियामेंट सेक्रेटरी इज एन ऑफिस यूज फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर मिनिस्टर्स। ये बेसिकली एक तरीके से ट्रेन करती है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं दी जाती है, सिर्फ हेल्प करते हैं जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स हैं उनके। और इनको क्यों रखा जाता है, ताकि इनको ट्रेन किया जा रहा है एक तरीके से कि फ्यूचर में ये जाके मिनिस्टर्स बनेंगे, ये काम देखते हैं, काम सीखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस क्या है? कैबिनेट जो है इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैबिनेट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होता है, लेकिन इसका जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, इसीलिए इसे जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है। कैबिनेट में 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। इन केस यू डोंट नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का यही है कि कैबिनेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, दे अंडर आते हैं, एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। पहली बात तो द कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द वाइडर बॉडी, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर पेड़ है तो कैबिनेट उसकी टहनी है, ठीक है। सो इट्स लाइक उसके अंडर आती है वो चीज़, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, जबकि कैबिनेट में सिर्फ टॉप के 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जितनी भी मीटिंग्स होती है कैबिनेट की, जो कि रेगुलरली होती है या फिर एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो होती ही है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है उनकी मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फुल मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेयरली हेल्ड, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा मीटिंग कभी मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर उन सबका एक साथ मीटिंग हो, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग वंस इन अ वीक होता ही है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो कैबिनेट का फंक्शन, मतलब कैबिनेट का काम है। कैबिनेट जो है वो बनाती है पॉलिसी मेकिंग कैबिनेट का काम है, ना कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 74 प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट द कैबिनेट। अब देखो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कैबिनेट के बारे में, तो आर्टिकल 74 में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया गया है। कैबिनेट जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। क्यों पावरफुल है हमने अभी ही देखा, मीटिंग्स होती है, पॉलिसी मेकिंग इनके हाथ में, मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर के साथ वंस इन अ वीक होती है, तो भैया पॉलिसी मेकिंग जब इनके हाथ में तो समझ लो कितने ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, वो इंडिया का, हमारे कंट्री का नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उसको कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 54 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वही बताता है कि ठीक है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट वे में होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, एक तो पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स तक तो होनी ही चाहिए, 35 ईयर्स एंड अबव, और उसका कोई भी ऐसा प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ईदर जो भी दो हाउसेज है पार्लियामेंट के उसमें से किसी एक का वो पार्ट होना ही चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब वो क्वालिफाई होना, ही शुड बी क्वालिफाइड, ठीक है, लोकसभा का मेंबर की तरह, मतलब ही शुड बी एक्चुअली क्वालिफाइड कि वो एटलीस्ट लोकसभा के मेंबर में वो
इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड लाइक दैट। ये चीज़ें हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एंड उनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है मैं बता देती हूँ कि देखो, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो हेड होता है इंडिया का, ठीक है। वही जो है, जो मेजॉरिटी पार्टी का जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं ना मेजॉरिटी पार्टी से, उसको प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। बट इवन देन जितने भी एग्जीक्यूटिव चीज़ें होती हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास होती है, बट फिर भी वो एडवाइस लेता है प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। अपॉइंटमेंट जितने भी होती है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ कमिश्नर्स, जो भी हैं वो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, सबके अपॉइंटमेंट्स जो है, जो अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है, वही करते हैं, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस में भी जो है, ठीक है, वो भी उसमें भी जो रोल है वो हेड ऑफ द स्टेट का ही होता है, प्रेसिडेंट का ही होता है। सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो होंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जितने भी यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो सारे भी जो हैं प्रेसिडेंट ही लेते हैं। He makes regulations for peace, progress and good governance of union territories of Andaman and Nicobar and every other union territories, ठीक है। जो भी ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया होता है वहाँ का भी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। जो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जितने भी टाइटल्स होते हैं, मेजर, कर्नल, ये सब जो होता है, ये सारा जो है ये कौन ग्रांट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? कोई भी बिल तब तक पास नहीं होगी जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना कर दे। वो जब चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको पहले डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, ही हैज़ दैट पावर। जॉइंट सिटिंग, जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आता है दोनों हाउस, मान लो डेडलॉक, बेसिकली डेडलॉक जब भी होता है तो जॉइंट सिटिंग कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है। प्रेसिडेंट कैन एड्रेस ईदर और बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एनी टाइम, जब भी चाहे, जब भी प्रेसिडेंट को जब मन करे वो तब लोकसभा और राज्यसभा को बुला सकता है और उसके साथ मीटिंग कर सकता है, ठीक है। 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। जो 2 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं लोकसभा में, जो नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले कंसेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से, फिर जाके मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। एक बिल जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है वो लॉ तभी बन सकता है जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर्स करेंगे। कोई फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होता है प्रेसिडेंट का? कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट ना दिया हो, ठीक है। जो भी बजट होता है, annual financial statement, ठीक है। Do you guys know that there is no such statement, no such word called budget in our constitution? It is annual financial statement, ठीक है। तो ये सारा भी जो है ये पहले प्रेसिडेंट के सामने शो किया जाता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो भी कौन कंट्रोल करता है? प्रेसिडेंट। टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है ताकि जो भी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच में वो अच्छे से हो पाए। जुडिशियल पावर्स क्या क्या है? जो डेथ सेंटेंसेस है, क्रिमिनल्स को जो डेथ सेंटेंसेस मिलती है, ठीक है, जो जो भी ऑफेंस होता है यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में, जो भी ऑफेंसेस होता है अगेंस्ट लॉज, ठीक है, वो सारा, प्लस कोर्ट मार्शल, ऑल पनिशमेंट, जितने बेसिकली ऑल सॉर्ट्स ऑफ पनिशमेंट्स, जितने भी पनिशमेंट्स होते हैं, जो भी क्रिमिनल एक्ट के कारण जो भी पनिशमेंट्स होते हैं, वो सबको पार्डन कर देना, उसको सस्पेंड कर देना, ये सब का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो किसी को पार्डन कर सकता है, किसी को माफ़ कर सकता है, किसी के क्रिमिनल एक्टिविटी को वो चाहे तो माफ़ कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि वो इंसान गिल्टी नहीं है, ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवर एनी लीगल मैटर और अ बिल ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब मान लो प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए,
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोल सकता है कि देखो भैया हमें जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इस लीगल कोई भी लीगल चीज़ हो तो उस पर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट का वो मांग सकता है, ठीक है। मूविंग अहेड, इमरजेंसी पावर्स, आपको भी पता है ये चीज़ कि जो भी इमरजेंसी जो कौन कराता है, एक बात बताओ, इमरजेंसी लागू कौन करता है कंट्री में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि इट कैन एक्चुअली जो भी इमरजेंसी चीज़ें हैं वो सारी पावर्स, जो भी पावर्स टू डील विथ इमरजेंसी इज़ विथ प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352, 356 एंड 350, 360, 352, 356 and 360. 352 is national emergency, 356 is constitutional emergency and 360 is financial emergency, ठीक है। So with that I come to the end of today's video. आज के वीडियो में बस इतना ही। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यूएसए में किस तरह का एग्जीक्यूटिव है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और एक कंपैरिजन भी हम करेंगे इंडिया और यूएसए का, ठीक है। तो 3 चीज़ें बचती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के, वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो अबाउट योर डाउट्स, इंस्टेंट रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी यू कैन गेट नोट्स एंड एवरीथिंग इफ़ यू वांट, इफ़ यू डीएम मी यू कैन गेट दैम, सो यू कैन गो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम। And yes, with that, happy reading, happy studying, good luck.